हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी यूपी बोर्ड का चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर यानी वित्तीय बाजार से रिलेटेड चैप्टर के बाकी टॉपिक भी डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि चैप्टर जो है वो आपको एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस वे में समझ में आए। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है प्राथमिक बाजार तथा गौड़ बाजार में अंतर। इन दोनों का अर्थ क्या होता है वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में समझाया है, तो आज इनका अंतर डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके आधार। तो प्रतिभूतियों का मतलब होता है सिक्योरिटीज, ठीक है, शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? सिक्योरिटीज कहलाती हैं। प्राइमरी मार्केट में इनमें नई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्राथमिक बाजार है। सबसे पहले अगर हमें शेयर्स बेचने हैं, अंश बेचने हैं, तो वो कहाँ हम बेचते हैं? इसी प्राइमरी मार्केट में बेचते हैं। इसलिए यहाँ पे इसमें नई प्रतिभूतियों को ही बेचा या खरीदा जाता है। सेकेंडरी मार्केट यानी गौड़ बाजार की बात करें तो इनमें पुनः निर्मित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, यानी जो पहले एक बार यहाँ प्राइमरी मार्केट में प्रतिभूतियां इशू हो चुकी हैं उनको यहाँ पर दोबारा से उनका क्रय विक्रय किया जाता है, इसलिए यहाँ पे पुनः निर्गमित वर्ड लिखा हुआ है। दूसरा आते हैं स्थान। स्थान की बात करें, इसका कोई निश्चित स्थान या भूगोलिक क्षेत्र नहीं होता। अगर प्राइमरी मार्केट की मैं बात करूं, प्राथमिक बाजार की बात करूं, तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे स्थायी रूप से आपका प्रतिभूतियों का लेन देन होता हो। नहीं, प्राथमिक बाजार में आपकी कई चीजें आती हैं, जैसे पब्लिक इशू, आपकी कंपनी में, आप अपनी कंपनी में रहकर अपने शेयर को मार्केट में बेच रहे हो, या किसी प्लेसमेंट एजेंसी की मदद से आपने शेयर्स को बेचे, तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये कोई स्थान इनका निश्चित नहीं होता, ठीक। लेकिन वहीं अगर मैं गौड़ बाजार की बात करूं तो इनका एक निश्चित स्थान होता है, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज आपका स्कंद विपणी एक स्थान है जहां पर सेकेंडरी सिक्योरिटीज को यानी प्रतिभूतियों को बेचा या खरीदा जाता है, इसलिए इनकी एक निश्चित जगह है। तीसरा आते हैं भागीदारी। कोई भी संस्थान या कंपनी इस बाजार में नियम अनुसार प्रवेश कर सकती है। प्राथमिक बाजार में होता है कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्थान हो, वो अपने शेयर्स को बेच सकती है, या कोई भी इन्वेस्टर, निवेशक है, वो इन शेयर्स को खरीद सकता है। किसी तरह का कोई भी आप पर पाबंदी नहीं लगाई जाती है प्राथमिक बाजार में। वहीं अगर हम गौड़ बाजार की बात करें तो केवल सूचीबद्ध कंपनियों को ही प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी कि केवल वही सिक्योरिटीज बेची जाती हैं जिन्हें सूचीबद्ध किया गया हो, जिन कंपनियों के नाम लिस्टेड, मैंने लास्ट वीडियो में एक वर्ड बताया था। लिस्टेड का मतलब होता है कि जो आपका स्टॉक मार्केट है वहां पे लिस्ट में जिन कंपनियों का नाम होगा, ठीक है, सूचीबद्ध तरीके से जिन कंपनियों का नाम होगा, केवल वही कंपनियां अपनी प्रतिभूतियों को बेच सकती हैं, ठीक। तो ये चीज आपकी सेकेंडरी मार्केट यानी गौड़ बाजार में ऐसा होता है। लेकिन अगर प्राइमरी मार्केट या प्राथमिक बाजार की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता है। आप मतलब कोई भी कंपनी या कोई भी संस्थान आराम से शेयर को खरीद या बेच सकती है। उद्देश्य, चौथा पॉइंट, बचत को लाभ कमाने के लिए विनियोग करना, यानी यहाँ पे हम सेविंग कहीं हमारी यूटिलाइज हो पाए, उस सेविंग जो रखी है हमारे घर में वो भी कहीं प्रोडक्टिव जगह लग पाए और उस एक पैसे का हम 4 पैसा बना सके, इसके लिए मेनली आपका प्राइमरी मार्केट बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है, ठीक। वहीं निवेशक अपनी वर्तमान होल्डिंग को तरलता के लिए बेचता है। अगर सेकेंडरी मार्केट की बात की जाए, गौड़ बाजार की बात की जाए, तो यहाँ प्रतिभूतियां आप इसलिए बेचते हैं ताकि आपकी जो होल्डिंग है, जो आपके बिजनेस में तरलता है, जो हर वक्त कैश आपके कंपनी में बना रहे, उसके इंतजाम के लिए आप सेकेंडरी मार्केट में प्रतिभूतियों को बेचते या खरीदते हैं। तो निवेशक अपनी वर्तमान होल्डिंग को तरलता के लिए बेचता है, यानी पैसे की, हमें कैश की जरूरत है इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये काम करते हैं क्योंकि हमें बचत से लाभ कमाना होता है। पांचवा पॉइंट आते हैं क्रिया। औद्योगिक वित्त कोष प्राप्त करना मौलिक क्रिया होती है, इसे हम मौलिक क्रिया कहते हैं। जो भी हमारे प्रतिभूतियों को बेचकर जो पैसा प्राप्त होता है, ये इस पूरी क्रिया को हम मौलिक क्रिया कहते हैं। वहीं पे स्वामित्व का हस्तांतरण मूल क्रिया होती है।
लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी सिक्योरिटीज की स्वामित्व में चेंज आता है। मतलब अभी मेरे पास शेयर्स हैं, मैंने उसे दोबारा बेचा तो कहाँ बेचूंगी मैं उसे? गौड़ बाजार में बेचूंगी। अब वो शेयर जब मैंने बेचा तो अब वो मेरे नहीं है, अब वो किसके हो गए? मैं एक निवेशक थी, मेरे पास शेयर थे, मैंने गौड़ बाजार में जाकर उस शेयर को बेचा तो अब उसका स्वामी कोई और हो गया, यानी उसका ओनर कोई और हो गया उन प्रतिभूतियों का। तो यहाँ पे स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे मेनली कोष जो पैसा है वो आपका आता या जाता है, ठीक है। स्वामित्व नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि ये पहली प्राथमिक बाजार है, ये पहली बार ही सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। तो अगर पहली बार ही बेच रहे हैं तो यानी अभी उसका कोई स्वामी ही नहीं है, उस सिक्योरिटीज का, उन प्रतिभूतियों का कोई ओनर नहीं है, ठीक। तो इसलिए यहाँ प्राथमिक बाजार में इसे हम मौलिक क्रिया कहते हैं और यहाँ पे स्वामित्व का हस्तांतरण होता है आपका गौड़ बाजार में। तो ये 5 डिफरेंस हमने डिस्कस किए आज, 5 अंतर प्राथमिक बाजार और गौड़ बाजार में, ठीक। दूसरे में आते हैं पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार में क्या अंतर होता है। ये भी पूंजी बाजार क्या होता है, मुद्रा बाजार क्या होता है, ये भी मैंने अपने वीडियोस में बताया है। आप को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जरूर देख लीजिएगा। पहले अर्थ क्लियर कर लीजिएगा, तब अंतर समझने में आइएगा। तो इसका अंतर देखते हैं। पहली बात करते हैं अवधि की। पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट, तो पूंजी बाजार में 1 वर्ष से अधिक अवधि का व्यवहार होता है। अगर मुझे प्रतिभूतियों को 1 साल से ज्यादा समय के लिए कहीं बेचना है तो मैं किस मार्केट में आऊंगी? मैं पूंजी बाजार में आऊंगी, ठीक। वहीं अगर मुद्रा बाजार की बात की जाए तो इसमें 1 वर्ष से कम अवधि, मुझे कुछ समय के लिए पैसों की आवश्यकता है और मैंने शेयर्स को बेचा है कुछ समय के लिए, 1 साल से कम समय के लिए, तो वो कहाँ बेचूंगी? मैं उसे मुद्रा बाजार में बेचूंगी। दूसरा पॉइंट आते हैं तरलता यानी लिक्विडिटी। इसमें सभी प्रतिभूतियों में तरलता की गारंटी नहीं होती है। हमारी सारी प्रतिभूतियां बिक के हमें उससे कैश ही मिलेगा ऐसा नहीं होता कैपिटल मार्केट में, क्योंकि कई बार हम जब सिक्योरिटीज को, प्रतिभूतियों को बेचते हैं, उनका लेन देन करते, तो हो सकता है कई बार हम उसके बदले मशीनें ले रहे हैं, उसके बदले प्लांट खड़ा कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ लौटकर पैसा ही मिले, लिक्विडिटी ही बने, तरलता ही आए हमारे व्यवहार में कंपनी के। वहीं मुद्रा बाजार की बात करें, इस बाजार में तरलता की औपचारिक व्यवस्था की जाती है, क्योंकि इसका नाम ही मुद्रा बाजार है, यानी पैसे में ही कन्वर्ट करेंगे आप अपनी प्रतिभूतियों को। तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको तरलता मिलती है, आपका जो भी सिक्योरिटी है वो पैसे में ही कन्वर्ट होती है। तीसरा पॉइंट आते हैं सुरक्षा की बात करें। इसमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है। अधिक इसलिए होती है क्योंकि लंबे समय के लिए हम शेयर्स को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। जहां हमारा समय बढ़ जाएगा, यानी हम किसी लंबे समय के लिए अपने पैसे को कहीं लगा रहे हैं, या मैं लंबे समय के लिए कोई शेयर बेचने जा रही हूं, तो उसमें जोखिम भी बढ़ जाएगा क्योंकि समय अवधि बढ़ जाती है। और वहीं अगर मुद्रा बाजार की मैं बात करूं तो यहाँ सुरक्षा अधिक मात्रा में होती है। यहाँ हमें सुरक्षा रहती है क्योंकि हम कम समय के लिए, 1 वर्ष से कम समय के लिए ही हम शेयर्स को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो उस संदर्भ में हमें बहुत समय तक अपने पैसे को बाहर नहीं रखना पड़ता, या बहुत समय तक हमें शेयर्स को बाहर नहीं बेचना पड़ता। 1 साल के अंदर ही हम वापस उन्हें ले लेते हैं, तो यहाँ पे जोखिम उस मामले में कम रहता है। चौथा पॉइंट आते हैं भागीदारी। वित्तीय संस्थाएं, बैंक, कंपनियां, विदेशी निवेशक तथा साधारण जनता। यहाँ कौन लोग होते हैं जो शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं, या निवेशक कौन लोग होते हैं? तो कोई भी वित्तीय संस्था हो सकती है आपकी, फाइनेंशियल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बैंक हो सकते हैं, कंपनियां हो सकती हैं अलग अलग, जो कि चाहे वो विदेश में काम कर रही हो, चाहे यहाँ काम कर रही हो। इसके अलावा साधारण जनता भी शेयर्स को बेचती या खरीदती है, ठीक। तो ये हो गए इनके एग्जाम्पल। वहीं अगर मुद्रा बाजार की बात की जाए तो यहाँ पे मुद्रा बाजार जनरली रिजर्व बैंक, आपको जब मैंने मुद्रा बाजार के टाइप्स पढ़ाए थे, अलग अलग प्रकार पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि कई ऐसे ऑप्शन होते हैं जो केवल रिजर्व बैंक यूज करता है, आम इंसान नहीं यूज करता है उसको। जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट रिजर्व बैंक की मदद लेकर मुद्रा बाजार में पैसे का इंतजाम करवाती है। तो ये चीज यहाँ रिजर्व बैंक आता है, वित्तीय संस्थाएं आती हैं, वित्तीय कंपनी आती हैं, इसके मुख्य भागीदार हैं, ठीक है। ये इनके मेन एग्जांपल्स हैं। हम और आप मुद्रा बाजार में कम ही डील करते हैं, हम ज्यादातर पूंजी बाजार में ज्यादा डील करते हैं। 5वां पॉइंट आते हैं इंस्ट्रूमेंट यानी प्रपत्र। इनके एग्जांपल्स क्या है, यानी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके जरिए, कौन कौन से प्रपत्र हैं जिनके जरिए हम पूंजी बाजार में कार्य को करते हैं। समता अंश यानी कि इक्विटी शेयर्स, पूर्वाधिकार अंश प्रेफरेंस शेयर्स,
ऋण पत्र, डिबेंचर, बॉन्ड आदि। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। हम यहाँ पूंजी बाजार में किन चीजों का किन प्रतिभूतियों को बेचते हैं, तो ये इन प्रतिभूतियों के अलग अलग नाम हैं। वहीं अगर मुद्रा बाजार की बात करें तो अल्प सूचना ऋण, शॉर्ट टर्म जो लोन होते हैं वो यहाँ मिलते हैं। ट्रेजरी बिल, ये गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू किया जाता है, यानी रिजर्व बैंक इसको इश्यू करती है। वाणिज्यिक बिल, ठीक, वाणिज्यिक पेपर, कमर्शियल पेपर आपका, ट्रेजरी बिल, इसके अलावा आपके अलग अलग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जमा प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें जो होती हैं इनका लेन देन किया जाता है मुद्रा बाजार में। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेनली कैश में ही कन्वर्ट होने के लिए होती हैं। लेकिन वहीं अगर मैं ये शेयर्स की बात करूं, डिबेंचर्स की बात करूं, बॉन्ड्स की बात करूं, तो ये कोई कैश की चीज नहीं है। कैश की चीज नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरी मर्जी, मैं इनको बेचकर कोई प्लांट वगैरह लूं या मैं इनको बेचकर पैसा ले लूं, तो इसलिए यहाँ ये पूंजी बाजार में आते हैं, इनको हम अपनी पूंजी मानते हैं। लेकिन ये जितने आपके इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं, प्रपत्र लिखे हैं, ये हमें कैश ही देते हैं। ये 1 साल के अंदर अंदर कैश में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इनको हम पैसे में कन्वर्ट ना कर पाए तो इन सारे ट्रेजरी बिल और वाणिज्य बिल, इन सब का कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद आते हैं छठे पॉइंट, यानी विनियोग राशि। विनियोग राशि का प्रायः इन प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य कम होता है, जैसे 10 रुपए, 100 रुपए आदि। अगर आप ध्यान दें तो आपके शेयर्स जो होते हैं वो जैसे 100 शेयर 10 रुपए के, हर एक शेयर 10 रुपए का। इसका मतलब क्या कि ये जो शेयर्स वगैरह होते हैं, इनके जो जितने भी प्रपत्र होते हैं वो सब बहुत कम दाम के होते हैं, इसीलिए आम जनता भी इनको खरीद पाती है, बहुत महंगे नहीं होते हैं। ठीक है, 1 शेयर 10 रुपए का, 2 शेयर आपके 500 रुपए के। तो ये चीज कॉन्सेप्ट यहाँ मेनली चलता है कि बहुत कम मूल्य के होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मुद्रा बाजार में जो हम प्रपत्र बेचते या खरीदते हैं, ये प्रपत्र अधिक राशि के होते हैं, जैसे 5 लाख से 5 करोड़। ठीक है, बड़ी वैल्यू होती है, यानी कि मैं छोटे मोटे 10 रुपए नहीं चाहिए होंगे मुझे, तो मैं मुद्रा बाजार नहीं जाऊंगी। मुझे अच्छा खासा ज्यादा पैसा चाहिए होगा, 5 लाख से ज्यादा, 5 करोड़ तक का, या 5 करोड़ से भी ज्यादा, तो मैं किस बाजार में जाऊंगी? मुद्रा बाजार में जाऊंगी। क्योंकि ये सारे ट्रेजरी बिल वगैरह आप 1 रुपए का इश्यू नहीं करोगे, 1 रुपए कोई आपको देकर ट्रेजरी बिल नहीं खरीदेगा। ठीक है, लेकिन वहीं शेयर्स को अगर मैं 1 शेयर 10 रुपए का बेचूंगी तो वो मार्केट में बिकेगा। क्यों? क्योंकि वो आम जनता के लिए है, वो सबके लिए है। तो सारे इनकम, सब जिनकी इनकम जैसी है वो सब इसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, इसीलिए ये कम दाम के होते हैं। और वहीं अगर मैं यहाँ मुद्रा बाजार के प्रपत्र की बात करूं तो ये जनरली महंगे होते हैं। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां ही इन्हें खरीदती बेचती है, या सरकार इन्हें खरीदती बेचती है, या आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको खरीदता बेचता है, इसीलिए इनकी अमाउंट बड़ी है। वहीं बात करें इनकम की, तो यहाँ आय की संभावना अधिक होती है, इनसे हमें इनकम ज्यादा मिलती है। मैं शेयर्स इश्यू करूंगी ना, तो सपोज मैंने 100 शेयर भी इश्यू किए और वो 10-10 रुपए का 1 शेयर है, तो वो बिक के मेरा पैसा बढ़ जाएगा ना। मैं तो केवल 100 रुपए का शेयर बेच रही हूँ, जब वो लोग अलग अलग लोग उसको खरीदेंगे तो मुझे 100 ही रुपए नहीं मिलेंगे, 100 से ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे आय की संभावना ज्यादा होती है। वहीं अगर मैं मुद्रा बाजार की बात करूँ तो यहाँ आय की संभावना कम होती है। कम इसलिए होती है क्योंकि अगर मेरा एक सपोज ट्रेजरी बिल या वाणिज्य बिल 5 लाख रुपए का है, तो मुझे उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं रखनी है कि मैं इसको मार्केट में बेचूंगी तो मुझे 5 लाख से ज्यादा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। उसकी अमाउंट पहले ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उस पर मुझे और ज्यादा अमाउंट नहीं मिलेगी। ये कोई शेयर्स नहीं है जिनके दाम मार्केट में जाकर बढ़ जाएंगे, नहीं, ये हमारे मुद्रा बाजार के प्रपत्र में दाम बढ़ता या घटता नहीं है। ये भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि शेयर वगैरह के प्राइस आपके बढ़ते हैं और कम होते हैं। लेकिन अगर मैं मुद्रा बाजार के प्रपत्र की बात करूं, वाणिज्य पेपर, ट्रेजरी बिल या अल्प सूचना ऋण, ये सारे जितनी चीजें होती हैं इनके दाम बढ़ते घटते नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें लाभ की संभावना, आय जो हमारी इनकम होती है वो कम ही होती है, उतनी ही होगी जितने की बिल हमने इश्यू की है। लेकिन यहाँ पे चांसेस होते हैं कि हमारी इनकम ज्यादा हो जाए। सपोज मैंने 10 रुपए का शेयर इश्यू किया था, मार्केट में मेरी कंपनी की बहुत अच्छी इमेज चल रही है और मार्केट भी बहुत अच्छी चल रही है, वो 10 रुपए का शेयर मार्केट में जाते ही 15 रुपए का हो गया। तो मैंने तो 10 रुपए का ही बेचा था, लेकिन वो मुझे ला के कितना पैसा दे रहा है, मेरी आय कितनी हो रही है उसमें से 15 रुपए की हो जा रही है। तो इसीलिए यहाँ आय की संभावना हमारी ज्यादा होती है। फिर लास्ट पॉइंट देखते हैं, लागत यानी कॉस्ट।
यहाँ व्यवहारों की लागत अधिक होती है। शेयर्स को बेचना या उन्हें खरीदना, इन सारी चीजों में हमें खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, यानी हमारी लागत ज्यादा लगती है। हम शेयर्स को इशू करवाते हैं स्टॉक मार्केट में जाकर, वहां पे हमें अलग अलग लोगों को पैसा देना पड़ता है, फीस सबमिट करनी पड़ती है, लिस्ट करवाना पड़ता है अपनी कंपनी के नाम को। उसके बाद भी हमें बीच में ब्रोकर वगैरह का, जो बीच में दलाल होते हैं, उन सबकी मदद लेकर काम करवाना पड़ता है। तो ये इसका खर्चा यानी लागत ज्यादा होती है शेयर्स वगैरह इशू करने की। यानी पूंजी मार्केट में अगर मुझे पूंजी बाजार में डील करनी है तो मुझे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं मुद्रा बाजार की, तो यहाँ व्यवहारों की लागत कम होती है, यहाँ मुझे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। मैं एक ट्रेजरी बिल इशू कर रही हूं तो मैं सीधे न्यूज़पेपर में उसका मैंने ऐड डाला और लोग उसको लोग अपनी क्षमता के हिसाब से, या कोई भी संस्था जो भी गवर्नमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, वो सीधे जाकर कंपनी से मिलेगी। बीच में किसी और तरह की लागत मेरी नहीं लगती। लेकिन यहाँ पे लागत लगती है। जब तक प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू नहीं होगा, जब तक ब्रोकर वगैरह से बात नहीं होगी, तब तक मैं इन शेयर्स को ना ही बेच पाऊंगी और ना ही कोई मेरे शेयर खरीदने आ पाएगा। तो इसलिए यहाँ लागत ज्यादा लगती है। तो ये आज हमने डिफरेंस बिटवीन डिस्कस किया पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार में, और प्राथमिक बाजार और गौर बाजार में। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो एक लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो भी मैं उसका भी वीडियो आपको मैं अपने इस चैनल पे डालूंगी और आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आए मेरे वीडियो डालते ही। बाकी अगर आपकी कोई राय है या आपका कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।